कल हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन देखा था कि जब कभी किसी कॉइल में से पास होने वाले करंट में चेंज लाओ तो उसी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। फिनोमिनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण करंट इंड्यूस हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, मैं दो कॉइल्स एक दूसरे के पास पे रखता हूँ। सपोज़ करो मैंने कोई एक कॉइल ये ली और दूसरी कोई कॉइल मैंने ये ली। आई हैव केप्ट टू कॉइल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। मैंने क्या करा, दो कॉइल्स को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रख दिया। सपोज़ करो ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है। आई हैव केप्ट दीज टू कॉइल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, और मैंने एक कॉइल में से करंट पास करा। किसी एक कॉइल में मैंने करंट पास करा, तो जब एक कॉइल में करंट पास करता हूँ तो उसके बाजू में रखी दूसरी कॉइल में क्या होता है? जब करंट पास करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। भाई जब पहली वाली कॉइल में मैंने करंट पास करा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई कि नहीं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ कि नहीं? वो मैग्नेटिक फ्लक्स किस में से पास हो रहा है? सेकेंड कॉइल में से। ऑब्वियसली जब करंट में चेंज लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो इस कॉइल में करंट चेंज करके पास में रखी हुई कॉइल में करंट इंड्यूस कर रहा हूँ मैं। इस कॉइल में करंट चेंज करके पास में रखी हुई कॉइल में करंट इंड्यूस कर रहा हूँ। फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम? म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में से पास होने वाले करंट में चेंज करके दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस करता हूँ, फिनोमिनन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और दोनों कॉइल की वो म्यूचुअल प्रॉपर्टी, वो पारस्परिक गुण जिसके कारण करंट इंड्यूस हुआ है, उस प्रॉपर्टी को हम बोला करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ में आई बात? टू कॉइल्स आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, और एक कॉइल में से पास होने वाले करंट में चेंज लाकर दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस कर रहा हूँ मैं पास में रखी हुई कॉइल में। क्या नाम दे रहे हैं इसको? When two coils are closely packed, when two coils are closely packed and current through when two coils are kept very close to each other and current through one coil changes with time. When current through one coil changes with time, then current is induced in adjacent coil. When current through one coil changes with time, then current is induced in the adjacent coil. When current through one coil changes with time, then current is induced in the adjacent coil. एक कॉइल से पास होने वाले करंट में चेंज लाएंगे तो बाजू में रखी हुई कॉइल में क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। एक कॉइल से पास होने वाले करंट में चेंज लाए तो बाजू में रखी हुई कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ। फिनोमिनन को हमने क्या बोला? म्यूचुअल इंडक्शन। और दोनों कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण करंट इंड्यूस हुआ है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते होते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक। एक कॉइल से पास होने वाले करंट में चेंज लाने पर दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ। फिनोमिनन को हमने क्या बोला? म्यूचुअल इंडक्शन। और लिख लिया म्यूचुअल इंडक्शन। फिनोमिनन इज नोन एज एन म्यूचुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल्स mutual property of the coil coils due to which current is induced. Mutual property of the coils due to which current is induced is known as mutual inductance.
सेम कॉइल में करंट इंड्यूस होता है तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। जब सेम कॉइल में करंट इंड्यूस होता है तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। और दोनों कॉइल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें करंट इंड्यूस हुआ है, जब सेम कॉइल में करंट इंड्यूस होता है तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोल रहे थे अपन। और जब एक कॉइल में करंट चेंज करके तुम बाजू वाली कॉइल में करंट इंड्यूस करते हो तो उसे क्या बोलते हो? म्यूचुअल इंडक्टेंस। कहो इसे काहे से रिप्रेजेंट करते हैं हम? एम से। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एम। और अभी सुनिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। कॉइल 2 का 1 के रिस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसे हम M21 लिखेंगे। तो M21 क्या होगा जरा सुनना। M21 होगा Φ21 अपॉन I1। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। कॉइल 2 का 1 के रिस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, किसका किसके रिस्पेक्ट में? कॉइल 2 का 1 के रिस्पेक्ट में जो है वो है Φ21 अपॉन I1। बोलिए ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू I1 क्या है यहाँ पर? करंट थ्रू कॉइल 1। I1 क्या है? करंट थ्रू कॉइल 1, पहली वाली कॉइल में से। और Φ21 क्या होगा? Φ21 क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड magnetic flux linked with coil 2 due to coil 1। Φ21 क्या होगा? किस में से फ्लक्स? 2 में से। किसके कारण? 1 के कारण। बोलो। Φ21 जो है वो होगा फ्लक्स थ्रू 2 ड्यू टू 1। और वो कितना होगा वो भी चलो बता देता हूँ मैं। फ्लक्स थ्रू 2 ड्यू टू 1 वो क्या होगा? किस में से फ्लक्स निकालना है तुम्हारे को? 2 में से। किसके कारण? सुनाई नहीं दिया मुझको। फ्लक्स निकालना है 2 में से, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स ले 2 के। किसके कारण? इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 1 की लिखी। और किस में से निकालना है? तो एरिया किसका लोगे? सेकेंड का। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Φ21 का मतलब क्या है? फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ना, 2 में से फ्लक्स निकालना है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके लोगे? 2 के। किसके कारण निकाल रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी लोगे? किस में से निकाल रहे हो? तो एरिया किसका लोगे? ठीक, कर लीजिए। ये तुमने 2 का फ्लक्स 2 का मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला 1 के कारण। ऐसे ही अगर तुम्हारे को किसका निकालना हो? 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या होगा वो? उसे क्या लिखोगे? M12। फ्लक्स किस में से लोगे? 1 में से ड्यू टू 2। बोलो। तो I2 कौन सा करंट होगा? और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? ये किस में से? 1 में से। किसके कारण? और क्या होगा? Φ12 की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स किस में से निकालना है? सॉरी, किसके कारण? एरिया किसका? समझ गए? और जनरलाइज मैनर में हम लोग क्या है, फॉर द सेक ऑफ आर सिंप्लिसिटी, हम दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस को सेम लेकर चला करेंगे। जनरली हम इन दोनों को क्या लेकर चला करेंगे? ठीक है, जनरली वी विल कंसिडर देम टू बी सेम। M21 इज इक्वल टू क्या?
नाउ यू हैव टू सर्कुलर कंसेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स। ये तुम्हारे पास में दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये रही, दूसरी कॉइल ये रही, दोनों कॉन्सेंट्रिक है। अंदर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है N2, बाहर वाले में है N1। रेडियस अगर देखी जाए तो बाहर वाले की है R2, अंदर वाले की R2, बाहर वाले की R1। अंडरस्टूड? इसमें मैंने करंट पास करा I1, डिटरमाइन MI ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू डेटा 1। 2 का किसके रिस्पेक्ट में बताना है तुम्हारे को? 1 के रिस्पेक्ट में। बताइए M21 कैसे निकलेगा भैया? बताइए M21 क्या कैसे निकलेगा? फार्मूला क्या है तुम्हारे पास? 521/I1। सुनाई नहीं दिया मुझको? तो मैं 521 निकालूंगा। 521 कैसे निकलेगा? 2 में से फ्लक्स निकालना है ड्यू टू 1, तो एरिया 2 का लूँगा एंड, है ना? ये करना पड़ेगा। अब ये करना है मुझे, तो पहले मैं B1 निकालता हूँ। फार्मूला ये है मेरे पास, तो B1 निकालो। 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पर? 1 के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यही होगी, μ0N1I1/2R1। अभी फ्लक्स किस में से निकालने का है मेरे को? कितना होगा? N2 B1 A2 थीटा। थीटा कितना होगा बताओ? ये फार्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। थीटा कितना होगा? करंट का डायरेक्शन में उंगलियाँ मोड़ी, अंगूठा गया अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है और एरिया कहाँ है? तो एंगल उनके बीच में या तो 0 बनेगा या 180 बनेगा से। तो ये N2 और B1 की वैल्यू कितनी? और एरिया कितना है? πr2²। अरे कहो, तो ये 521 आया। आ गया ये? इसको अब इसमें रखो, 521 की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो। करूँ? कितना होगा? M21 की वैल्यू कितनी? 521 कितना आ रहा है? μ0N1N2 πr2² होल अपॉन क्या? होल अपॉन में कितना? I1 से I1 क्या हो जाएगा? I1 लिखना रह गया था। कैंसिल हो जाएगा ये। कितना आएगा? μ0N1N2 πr2²। ठीक है? किसने किया था? शशांक कर लिया था। बढ़िया, शाबाश। पुट डाउन योर हैंड्स। तुम ही बता दो, तुमने पूछा है तो। दूसरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हाँ बोलो, क्या नाम? पाटीदार। अपोज करेगी तो कैसी होगी डायरेक्शन? अपोजिट होगी। और कोई कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहे? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्या होगी डायरेक्शन? हु कैन टेल? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या करेगी? मेन का अपोज करेगी। लल्लू सी बात है, क्या करेगी उसका? तो उसके क्या होगी? अपोजिट ही होगी कि नहीं होगी? तुम्हारा सिर होगी। भैया डिपेंड करेगा वो करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर करंट बढ़ रहा है तो फिर उसका अपोज करने के चक्कर में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, और घट रहा है तो उसका अपोज करने के चक्कर में सेम डायरेक्शन में जाएगी। इतना तो सोचा करो यार, घास फूस खाते हो। उसका अपोज करेगी। लल्लू सी बात है भैया, अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगी, घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है
उस हिसाब से देख लो तुम। अगर सेम डायरेक्शन में लानी है, अगर आपको बढ़ाना घट रहा था तो बढ़ाओगे, तो बढ़ाने के लिए उसी डायरेक्शन में लाना पड़ेगा है, और बढ़ रहा है तो घटाना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। बट क्या है इसमें, सोचना ही नहीं है यार। सोचने से तो नफरत है तुम लोगों को। ये दो कॉइल्स है साहब, आपके सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड है, बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, अंदर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है N2। लेंथ मान लेते हैं, चलो बाहर वाले की L1 है, बाहर वाले की रेडियस R1 मान लेता हूँ, अंदर वाले की रेडियस R2 मान लेता हूँ। बताइए भैया 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू 1 बताइए। 1 के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये म्यू नॉट। N1 की वैल्यू कितनी, ये B1 आ गया भैया। फ्लक्स थ्रू 2 ड्यू टू 1 कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स 2 के लूँगा, ड्यू टू 1 तो इसका एरिया 2 का, करेक्ट, N2। और B2 की वैल्यू कितनी, B1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में आ गया 5 to 1, आ गया 5 to 1। अब क्या करेंगे हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके, टू के, ये अपने एक मिनट, फार्मूला अपने पास 5 to 1 की वैल्यू आ ही चुकी है, तो अपन कहाँ और कुछ करने जा रहे हैं। 5 to 1 अपॉन कितना, म्यू नॉट N1 N2 I1, और A2 की वैल्यू कितनी होगी, करेक्ट, होल अपॉन I1। एम आई करेक्ट भाई। A2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पर, I1 से I1 क्या हो गया, म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, बोलिए। चलिए, एक ये कॉइल है और इसके परपेंडिकुलर ये दूसरी कॉइल है। दोनों कॉइल्स कैसी रखी एक दूसरे के, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसके N2, बाहर वाले की रेडियस R1, अंदर वाले की रेडियस R2, करंट पास करा I1। बोथ द कॉइल्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। वी आर देयर टू फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बताइए, कर लिया, कितना आया, सिंपल सी बात है। तुम सारी जो कहानी तुमको रचनी रचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मसला ये है कि जब तुम 5 to 1 निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 के लोगे, मैग्नेटिक फील्ड 1 के लोगे, एरिया 2 का लोगे, और फिर एंगल लगाओगे। एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच, क्योंकि करंट का डायरेक्शन उंगलियाँ मोड़ोगे तो अंगूठा जाएगा अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई और इसका एरिया नॉर्मल इधर आया। दोनों के बीच में एंगल कितना है, करंट का डायरेक्शन उंगलियाँ मोड़ी, अंगूठा गया अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, और इसका एरिया इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो 5 to 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और 5 to 1 की वैल्यू 0,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो। इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? दो कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल्स के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है? व्हाट आर दोज फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल डिपेंड्स? देखो वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वो डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द कॉइल्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच में कितने, दोनों कॉइल्स में कितने टर्न्स हैं? बोलो। अभी तुमने देखा फार्मूला में N1 N2 लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा क्या? दूसरा ये है उन दोनों कॉइल्स के बीच में कौन सा मीडियम है? मीडियम बिटवीन बोथ कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच में कौन सा माध्यम है? दोनों कॉइल्स के बीच में कौन सा मीडियम है? पहला नंबर ऑफ टर्न्स, दोनों कॉइल्स के बीच में कौन सा मीडियम है? अभी तुम चैप्टर पढ़ोगे मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में तुम पढ़ोगे अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो उसमें तुम अलग अलग किस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कोएर्सिविटी, सस्केप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तुम पढ़ोगे उसमें अलग अलग तुमको प्रॉपर्टीज़ उसमें पढ़ने को मिलने वाली है। अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है, 3 पार्ट्स में वो चैप्टर बटा हुआ है। तो वहाँ तुम देखोगे कि अभी तक क्या, जैसे अपन करते थे ना कि अगर किसी और मीडियम में ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/εr टाइम्स हो जाती थी, 1/k टाइम्स हो जाती थी। वन वी टेक टू चार्जेस, अगर उनके बीच में कोई मीडियम रख दिया तो फोर्स बिकम्स 1/k टाइम्स, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो बिकम्स 1/k टाइम्स। k जिसे आप डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हो। यू रिमेंबर दैट? वैसे यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगा, है ना। तो यहाँ तुम्हारे पास जब जब फार्मूला में म्यू नॉट है तो म्यू नॉट के साथ में ना यहाँ पर एक और नंबर मल्टीप्लाई होगा करेगा, म्यू आर, जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या आया करेगा? म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। यहाँ पर एक और टर्म आया करेगा, ठीक है। जैसे वो सॉफ्ट आयरन का म्यू आर जो होता है वो खासा ज़्यादा होता है। सॉफ्ट आयरन जो मटेरियल होता है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। दैट विल टॉक इन डिटेल्स इन मैग्नेटिज्म ओनली। सो इफ़ यू ब्रिंग अ मटेरियल बिटवीन दिस टू, दोनों कॉइल्स के बीच में अगर तुम कोई मीडियम ले जाओगे तो जो फ्लक्स है वो म्यू आर गुना हो जाता है। वहाँ क्या था, अगर कोई और मीडियम ले गए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती थी, कम हो जाती थी, 1/k टाइम्स हो जाती थी। यहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा वो। इफ़ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट बिटवीन बोथ द कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच में अगर तुमने क्या कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। सही। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, दोनों कॉइल्स के बीच में कौन सा मीडियम है इस बात पर डिपेंड कर रहा है। और साथ ही में ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है दोनों कॉइल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन ऑफ बोथ कॉइल्स विथ रिस्पेक्ट टू दोनों कॉइल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों कॉइल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ देखो, दोनों कॉइल्स कोप्लेनर थी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ आया था। और जब दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दिया तो तुमने क्या पाया? वो 0 हो गया। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मीडियम कौन सा है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, और दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन क्या है। समझ में आई बात? दोनों कॉइल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन
और ये जो ओरिएंटेशन होता है इसे हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के रूप में, जिसे हम नाम देते हैं कपलिंग फैक्टर। क्या नाम देते हैं इसे हम? हाउ गुड बोथ द कॉइल्स आर कपल्ड विथ ईच अदर। दोनों कॉइल्स के बीच में कितनी अच्छी कपलिंग हुई है, मैग्नेटिकली दोनों कितना अच्छा एक दूसरे के साथ में कपलिंग कर रहे हैं। ठीक है, दो कॉइल्स के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसका फार्मूला है M = K अंडर द रूट ऑफ L1 L2। दो कॉइल्स के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? K = कितना? M = कितना? K अंडर द रूट L1 L2। यहाँ पर M क्या बोला है? M क्या है? M है दोनों कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। M है दोनों कॉइल्स के बीच का क्या? और L1 और L2 उनके क्या हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। M जो है वो दोनों कॉइल्स के बीच का क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और L1 L2 क्या है उनके? सेल्फ इंडक्टेंसेस। M उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है और L1 L2 उनके, ठीक है, करिए। M जो है वो उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है और L1 L2 क्या है उनके बीच के? सेल्फ इंडक्टेंसेस। ठीक है, डन। K जो है वो क्या कहलाता है यहाँ पर? अच्छा हाँ, K लिखा नहीं मैंने। K जो है वो उसका कपलिंग फैक्टर है और इस कपलिंग फैक्टर की वैल्यू इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। K की वैल्यू जो होती है वो किसके बीच में होती है? K एक्चुअली बताता है कि कितने अच्छे से वो कपल्ड है। कपल्ड है मतलब एक के कारण का फ्लक्स दूसरे में से कितना ज़्यादा जा रहा है। एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से जितना ज़्यादा जाएगा, एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से जितना क्या होगा? कपलिंग फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक, एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से जितना ज़्यादा जाएगा, K की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा? उतना ज़्यादा। जैसे देखो, यहाँ ध्यान देना, ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। ये लो, अब एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से जितना ज़्यादा जाएगा, एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से जितना क्या होगा? इधर पूरा का पूरा जा रहा है तो K की वैल्यू 1 और म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा कितना? K की वैल्यू पुट करोगे तो ये। सो इन दिस पिक्चर म्यूचुअल इंडक्टेंस वुड बी मैक्सिमम। भाई K की मैक्सिमम वैल्यू तुमने प्लेस करी, K की मैक्सिमम वैल्यू प्लेस करी, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम आ गया। सुनाई नहीं दिया मुझको? अभी हमारे पास में क्या है? ये एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल ऐसी है। क्या हुआ यहाँ पर? इस केस में एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से पास ही नहीं होगा, पास ही नहीं होगा तो K की वैल्यू 0 मिनिमम। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा? जब दोनों कॉइल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हो, जैसा कि अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हमने, या दोनों कॉइल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर रखी हो, इतनी दूर की एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से पास हो ही नहीं रहा, देयर इज़ नो लिंकिंग ऑफ फ्लक्स बिटवीन दिस टू कॉइल्स। उन दोनों के बीच में फ्लक्स की किसी तरह की कोई लिंकिंग है ही नहीं। K की वैल्यू कितनी? म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो कम्स आउट टू बी 0। समझ में आ रही है बात? और अगर हमारे पास में क्या है, ऐसी कुछ कहानी है कि एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, यहाँ क्या हो रहा है?
एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से पास हो रहा है, लेकिन कुछ बीच में से भी निकल गया। तो यहाँ कहानी क्या आई, के की वैल्यू क्या होगी और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इस कारण से क्या होगा, अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता था उससे रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा। कहो। तो दो कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है भैया, नंबर ऑफ टर्न्स पर, उनके बीच में कौन सा मीडियम है और साथ में उनका कपलिंग फैक्टर कितना है। बोलो। अभी m बराबर क्या है, इससे फाई बराबर कितना आ गया, mi। अब EMF क्या होता है, होता है कि नहीं, सो माइनस d/dt ऑफ mi। इंड्यूस्ड EMF कितना आ गया, माइनस mdi/dt। बोलो। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। अभी हम कॉइल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें। एज वी हैव डिस्कस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। इसमें पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन। Here I have two coils. मेरे पास में ये दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये, एक कॉइल ये। दे हैव बीन कनेक्टेड टुगेदर टू अ सेल और बैटरी यूसेज। ठीक है, ये L1 और ये कितना, और इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। दोनों कॉइल्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, मतलब एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से पास हो रहा है, एक के कारण फ्लक्स दूसरे में से भी पास हो रहा है। तो यहाँ पहली कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, पहली कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इतना। कुछ ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा सेल्फ इंडक्टेंस के कारण और कुछ होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। कुछ ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा सेल्फ इंडक्टेंस के कारण और कुछ किसके कारण, बोलो समझ में आया। कुछ ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस के कारण आया और कुछ किसके कारण आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। बोलो आया। अच्छा, ये दोनों कॉइल्स में जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों कॉइल्स में जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। मतलब जैसे पहली वाली कॉइल में क्लॉकवाइज गया तो दूसरी कॉइल में भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। पहली वाली कॉइल में करंट कैसा गया तो दूसरी में भी क्लॉकवाइज, पहली में एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी कैसा, करंट सेम डायरेक्शन में आया है। तो ये आया। अब मुझे निकालना इसका इफेक्टिव। तो इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को हटाकर उसकी जगह क्या लगाओगे, सिंगल कॉइल लगाओगे। बोलो लगाओगे। अब सिंगल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस मान लो L, तो E इक्वल्स टू कितना होगा, इतना होगा। होगा कि नहीं होगा भाई। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, दोनों को हटाकर उसकी जगह सिंगल कॉइल प्लेस करो, दोनों को हटाकर उसकी जगह क्या प्लेस करो, सिंगल कॉइल। बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। तो E बराबर क्या होगा इस केस में, E बराबर क्या करोगे, E1 प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस L di/dt इज इक्वल्स टू माइनस L1 प्लस M di/dt
माइनस L2 प्लस M di/dt। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ di/dt कॉमन निकाल के क्या हो गया, माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा। तो इससे तुम्हारे को L की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस कितना, L1 प्लस L2 प्लस, बोलिए, यहाँ कहानी ऐसी थी भैया कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं और दोनों कॉइल्स में जो करंट फ्लो हुआ है वो कैसा फ्लो हुआ है, इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज। बोलो, तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो म्यूचुअल ईएमएफ इंड्यूस होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो दोनों क्या करेंगे, मानो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, बिकॉज करंट वाज फ्लोइंग इन बोथ द कॉइल्स इन सेम डायरेक्शन। चूंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए क्या होगा, दे बोथ विल सपोर्ट ईच अदर से। अब अगर ऐसा ना होते हुए यदि क्या हो, अगर ऐसा ना होते हुए क्या हो मालूम है, दोनों कॉइल्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। अर्लियर इट वाज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, नाउ इट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो अपोज करेंगे एक दूसरे का। क्या करेंगे वो एक दूसरे का, अपोज करेंगे। और अपोज करेंगे इसलिए क्या आएगा, पिक्चर यहाँ पर ऐसी आएगी। अर्लियर इन द प्रीवियस केस दोनों कॉइल्स में करंट की डायरेक्शन क्या थी, पहले में क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज। और अब क्या हो रहा है, एक कॉइल में क्लॉकवाइज गया तो दूसरे में कैसा, सो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे का, ठीक है। दोनों कॉइल्स में इस बार करंट अपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ दो कॉइल्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में। एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1, एक का L2 जुड़ी हुई हैं। यहाँ मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ, तो पहली वाली कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर नहीं है। बोलो, तो पहली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, पहली कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और दूसरी कॉइल में, पहली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ ये होगा, दूसरी कॉइल में ये होगा। बोलो, होगा जी। दोनों पैरेलल में जुड़ी हैं इसलिए दोनों में सेम रहेगा। अभी मुझे पूछा दोनों का इफेक्टिव बताओ, इफेक्टिव बताओ मतलब क्या करो, दोनों कॉइल्स को हटाकर इनकी जगह क्या लगाओगे, सिंगल कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, सुनाई नहीं दिया मुझको। अब यहाँ से क्या आया तुम्हारे पास, di1/dt ये होगा।
और यहाँ से di/dt, है भाई करेक्ट? अरे बोलो, अब क्या होगा? कितना आएगा यहाँ से? माइनस की दोनों तरफ कॉमन निकाल के क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू कितनी आ गई? एल की वैल्यू आ गई L1 L2 अपॉन, अंडरस्टूड? यहाँ फार्मूले वैसे ही आए जैसे रेजिस्टेंस में थे, है या नहीं? यहाँ फार्मूले हमारे पास डिट्टो वैसे ही आ रहे हैं जैसे काय में थे, ठीक है? फार्मूले वैसे ही बनकर आए जैसे रेजिस्टेंस में थे, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक हम और देखें, एडी करंट। एडी करंट को कुछ लोग फोको करंट भी कहते हैं। फोको करंट, तुमने कोई मेटालिक शीट ली, क्या ली तुमने? कोई, यू हैव टेकन अ मेटालिक शीट, तुमने इस मेटालिक शीट को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। किस में रखा? मेटालिक शीट को तुमने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तुम्हारे पास कोई मेटालिक शीट थी, सपोज करो यू हैव दिस मेटालिक शीट, कैसी भी शेप की हो सकती है, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, किसी भी शेप की हो। इसे तुमने क्या करा? यू हैव केप्ट दिस इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जो कैसी है? तुमने क्या करा? इस मेटालिक शीट को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ऐसी फील्ड में जो लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, जो भी है, बट वो चेंज हो रही है। सो यू पीपल हैव केप्ट दैट मेटालिक शीट इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा उस केस में? इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में क्या आएगी? चेंज आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? भाई मेटालिक शीट को तुमने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? शीट में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। और वो जो करंट होता है उस करंट को हम क्या बोलते होते हैं? एडी करंट। एक्चुअली ये इंड्यूस करंट ही है, एक्चुअली देखा जाए तो इंड्यूस करंट ही है, पर इस पिक्चर में हुआ क्या है? ये करंट क्यों इंड्यूस हुआ है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही थी। कौन सी फील्ड वेरी कर रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए। सो आपने क्या करा? मेटालिक शीट को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और तो उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में यानी फ्लक्स में चेंज आएगा, और उसके कारण क्या होगा? उसमें करंट इंड्यूस होगा। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट बोलते हैं। पर प्रिसाइजली यहाँ जो करंट इंड्यूस हुआ उस करंट को हम क्या बोलते होते हैं? एडी करंट, फोको करंट। ठीक है, लिख लीजिए। When a metallic sheet is kept in variable magnetic field, when a metallic sheet is kept in variable magnetic field, when a metallic sheet is kept in variable magnetic field, when a metallic sheet is kept in variable magnetic field, then a current is induced in it.
When a metallic sheet is kept in variable magnetic field, then a current is induced in it, which is known as eddy current. When a metallic sheet is kept in variable magnetic field, then a current is induced in it, which is known as eddy current. इस करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट या फिर फोको करंट. When a metallic sheet is kept in variable magnetic field, then a current is induced in it. उस करंट को हम क्या बोलते होते हैं? एडी करंट. बोलो, कहो. That current we call as, है ना? ये तुम्हारे पास मेटालिक शीट थी, इसे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसमें करंट इंड्यूस हुआ. क्या इंड्यूस हुआ इसमें? और उस करंट को हम क्या बोलेंगे? अरे इसके कई सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं. एडी करंट की कुछ क्या है हमारे पास में एप्लीकेशंस, इसके कुछ उपयोग हैं. इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं ज़रा समझना. 12th बोर्ड में भी आ जाती हैं ये. इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं. तो देखो, पहली बात, इसको हम काय में यूज़ करते हैं? डेड बेड गैल्वेनोमीटर बनाने में. डेड बेड गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जैसे करंट पास किया जा रहा है. क्या पास किया जा रहा है? किसी गैल्वेनोमीटर में से. तो उसकी जो स्केल होती है, जैसे ये स्केल का 0, फिर 1, 2, 3 इस तरह से चल रहा है. अब उसका पॉइंटर क्या होता है? जितना करंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पॉइंटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा. करंट पास करोगे तो उसका पॉइंटर जो होगा वो क्या होगा? ये उसका पॉइंटर ऐसा क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट. भाई नॉर्मलाइज मतलब वो 0 पे पड़ा हुआ है. करंट पास करोगे तो पॉइंटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा. मान लो 2 एम्पीयर का करंट गया था तो पॉइंटर कहाँ चला जाएगा? 2 पर. लेकिन होता क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो 2 पर जाकर नहीं रुकता, वो आगे चला जाता है. चलती हुई गाड़ी अचानक नहीं रुकती है. रुकती है क्या? तो जब तुमने करंट पास किया तो उसका पॉइंटर क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ. तो वो 2 पर जाकर नहीं रुका, वो 2 की थोड़ा सा आगे चला जाएगा, बिकॉज इट हैज़ गेन्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. उसमें क्या आ गया है? तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, इसलिए वो आगे जाकर रुकेगा, वो 2 पर जाकर नहीं रुकेगा. कहाँ जाके रुकेगा? आगे जाके रुकेगा. कहो. तो उसको आपको कहाँ पे रोकना है? 2 ही पर रोकना है. तो क्या करोगे आप? उसके अंदर क्या करते हैं? रिवर्स कॉइल लगाते हैं. अब इतना मैं डिटेल में नहीं जाता, बट अब उसमें डबल वायर लगा देते हो तो जिससे पॉइंटर वहीं जाके रुके जहाँ रुकना चाहिए. इसको हम बोलते होते हैं कि हमने गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बना दिया. क्या बना दिया? डेड बीट बना दिया. इसके हम कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं भैया. सो व्हाट आर इट्स डिफरेंट एप्लीकेशन डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने में? इसका उपयोग होता है इंडक्शन फर्नेस बनाने में. फर्नेस जानते हो, जहाँ बहुत ज़्यादा हीट डेवलप करनी होती है वहाँ हम इसका यूज़ कर लेते हैं इंडक्शन फर्नेस में. ठीक है. और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक ब्रेक बनाने में. इलेक्ट्रिक ब्रेक, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारी लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्क ब्रेक. मोटर बाइक में लगा होता है ना भैया, वो CBZ जो होती है, CBG सबसे पहले उसमें आया था इंडिया में. जितना मेरे को नॉलेज है, मुझे कोई बाइक वाइक का कोई शौक़ है नहीं, बट ये नॉर्मलाइज मैनर में जो है वो सबसे पहले मुझे जो पता है मेरी जानकारी के अनुसार, इंडिया में सबसे पहली बाइक आई थी कौन सी? CBZ, जिसमें डिस्क ब्रेक होते थे. उसके बाद तो लाइन लग गई. तो वो जो डिस्क ब्रेक होता है, वो डिस्क ब्रेक में बेसिकली वही होता है कि वो जो ब्रेक में क्या होता है कि जब भी आपको कभी ब्रेक लगाना होता है तो वहाँ डिस्क लगी होती है. उस डिस्क के आगे आसपास क्या करते हो? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हो. एज यू प्रेस ब्रेक, जैसे ब्रेक प्रेस करोगे आप, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? वो जो डिस्क होती है, उस डिस्क के चारों ओर क्या होता है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आती है. तो उसके कारण क्या होता है? उसमें करंट फ्लो होता है. और करंट फ्लो होता है तो वो उस डिस्क के घूमने को रोकता है. तो धीरे धीरे वो डिस्क क्या हो जाती है? रुक जाती है. बाइक में वो सबसे पहले उसमें आई थी, वरना ये जो चीज़ है ये रेलगाड़ियों में तो ज़माने से चलती हुई आ रही है. रेलगाड़ियों में इलेक्ट्रिक ब्रेक ही रहती है, तो वहाँ ये यूज़ में आती है. तो ये इसकी कुछ एक एप्लीकेशन है. मतलब इसमें कई बार इतना सीधी सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन और इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट. समझ रहे मेरी बात को? तो एडी करंट का उपयोग क्या है? इंडक्शन फर्नेस में यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिक ब्रेक में यूज़ हो रही है, गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने में हो रही है. से
कर चुके? लिख लिया आपने? इलेक्ट्रिक मोटर में भी इसका यूज़ किया जाता है।